हेलो एवरीवन, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? क्लास लाइव हो गया है ना? चलो भाई फटाक से लाइव आ जाइए बच्चे। स्टूडेंट्स आ चुके हैं, रितेश कुमार आ चुके हैं, कुणाल आ चुके हैं, प्रिंस। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना साउंड वगैरह में? क्योंकि 2 दिन बाद क्लास हो रही है ना, 2 दिन से मैं स्टूडियो में ही नहीं आई हूँ। चलो फिर आ जाओ फटाक से, एक बार मुझे बता दो कि सब कुछ क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, साउंड वगैरह में कोई इश्यू नहीं है ना? फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें अपन। चलो, रितेश आ चुके हैं, पंकज, राहुल, आशिका आ चुकी हैं, ए से आ चुके हैं, प्रियंका आ चुकी हैं, राहुल कुमार भी आ चुके हैं, ठीक है, निखिल ठाकुर आ चुके हैं। मैम क्लास नहीं चल रही है, लक्ष्मी कह रही है। किसने कहा? सब कुछ तो परफेक्ट है यहाँ से। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी कैसे नहीं चल रही क्लास? एकदम ठीक चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नो प्रॉब्लम। ओके, फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास, केमिस्ट्री की क्लास। मैंने कहा था नेक्स्ट हम चैप्टर पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी, है ना? सब कुछ क्लियर है? ये सिंबल देख रहे हो आप बोर्ड पे? अगर ये सिंबल आपको कहीं पर भी बना हुआ दिखता है, इसका मतलब होता है बच्चा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है कहीं पर। ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है रेडियो एक्टिविटी को, रेडियो धर्मिता को, या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को, या रेडियो धर्मी तत्व को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आप कभी भी ऐसा कोई सिंबल बना हुआ देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो सिंबल है ये किसके लिए है? यहाँ पर या तो कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात हो रही है या रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस के बारे में बात हो रही है। इसीलिए मैंने आपको ये सिंबल भी बनाकर दिखा दिया। आजकल तो लोगों की टी शर्ट पे भी ये सिंबल बना हुआ आता है, टी शर्ट पे भी लोग ऐसे प्रिंट करवाते हैं जिसपे रेडियो एक्टिविटी का सिंबल रहता है। तो आज से हम चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है रेडियो एक्टिविटी। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चा यहाँ से। क्या क्या पढ़ेंगे हम आज की क्लास में? रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी डिस्कवरी किसने की, इसके यूनिट किसने दी थी, और रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स होते हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं। देखे है ना प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चंस, कोबाल्ट 60 का यूज क्या है, फास्फोरस 32 का यूज क्या है, सोडियम 24 का क्या यूज है, ऐसे आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देखे होंगे। फिर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय संयंत्र। और न्यूक्लियर रिएक्टर में 2 टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। कौन कौन सी? एक न्यूक्लियर फिजन, एक न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना? एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, इनकी बात करेंगे हम। तो पूरा 2 या 3 क्लास लगेंगी इस चैप्टर को पढ़ने में, लेकिन बच्चा जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ओके, स्टार्ट करें फिर आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट, रेडियो एक्टिविटी। देखो हिंदी मीडियम में रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता या रेडियो सक्रियता किसी भी नाम से आपको देखने को मिल सकता है। होता क्या है रेडियो एक्टिविटी? बहुत ध्यान से सुनना, मैं कुछ एक थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताने जा रही हूं। एक साइंटिस्ट है बच्चा एएच बैक्यूरल करके, आप सिर्फ बैक्यूरल याद करो। एक साइंटिस्ट है बैक्यूरल नाम से, और इन बैक्यूरल जी की ही जब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की तो इनका ही नाम सबसे पहले आता है। मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता रही हूं कि बैक्यूरल जी को कैसे रेडियो एक्टिविटी के बारे में ख्याल आया, कैसी बातें आई। ऐसा कहा गया था कि 1885 का टाइम था, और 1885 के टाइम में हेनरी बैक्यूरल एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है। इन्होंने क्या किया था, अपने कैमरे की रील, पुराने जमाने में जो कैमरे आते थे ना, आपको पता होगा, आजकल तो सेल्फी वाला जमाना है, तुरंत फोन खोलो, तुरंत ऑन करो और सेल्फी निकल जाती है। लेकिन पुराने जमाने में पहले नेगेटिव इमेज, फिर उसको पॉजिटिव में डेवलप करते थे। तो इन्होंने अपने कैमरे की रील निकाल के अपनी अलमारी में रखी और देखा कुछ दिन के बाद, हाँ एएच बैक्यूरल, हेनरी बैक्यूरल, बिल्कुल। तो इन्होंने कैमरे की रील को, कैमरे की जो फिल्म होती है उस फिल्म को अपनी अलमारी में लाके रखा, और कुछ दिनों के बाद देखा कि ये जो कैमरे की रील है ना, ये अपने आप डिस्ट्रॉय हो गई, अपने आप जल गई, ये अपने आप खराब हो चुकी है कैमरे की फिल्म। इनको लगा कि ऐसा कुछ तो मेरी अलमारी में क्या रखा हुआ है कि जिसकी वजह से ये कैमरे की फिल्म खराब हो गई। तो उन्होंने, चूंकि ये साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट लोगों के घरों में तो आपको क्या मिलेगा, आपको पता है केमिकल्स एलिमेंट्स यही मिलेंगे अलमारी में। जब इन्होंने अपनी अलमारी को ध्यान से देखा तो इन्होंने अपनी अलमारी में रख रखा था पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड काले कलर का पत्थर, और याद होगा आपको पिच ब्लेंड मैंने कहा था एक और होता है, एक अयस्क होता है। और किसका अयस्क होता है? ये यूरेनियम का अयस्क होता है।
तो यूरेनियम को हम जहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जहां से उसका निष्कर्षण करते हैं, उसी को ही तो हम और अयस्क बना देते हैं। तो अब इनको पूरी स्टोरी समझ में आ गई क्या, कि मेरी अलमारी में ये जो पिच ब्लेंड रखा हुआ है, काले कलर का पत्थर सा रखा हुआ है, इसी पत्थर से हो ना हो कुछ ऐसी रेज निकली हैं, कुछ ऐसी विकिरणें निकली हैं कि इन विकिरणों ने इस कैमरे की फिल्म को खराब कर दिया, इस कैमरे की फिल्म को खराब कर दिया। तो अब इनके मन में क्यूरियोसिटी आई, साइंटिस्ट थे, कि भाई ऐसा क्या है इस पिच ब्लेंड के अंदर, इस काले रंग के पत्थर के अंदर है क्या ऐसा, तो कुछ तो होगा इसके अंदर। तब उन्होंने पूरी अपनी रिसर्च जारी की, और रिसर्च जब जारी की तो इनको लास्ट में पता लगा कि एनवायरनमेंट के अंदर या केमिस्ट्री में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल है। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, जिनका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक, और जो नाभिक होता है ना वो क्या है, वो अस्थाई है कुछ एलिमेंट्स का, अस्थाई नाभिक वाले कुछ एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में या केमिस्ट्री में। और ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है ना किसी भी एलिमेंट का, इस अनस्टेबल न्यूक्लियस का स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेशन होता है, यानी कि इसका न्यूक्लियस अपने आप डिसइंटीग्रेट होता है, अपने आप टूटता है। और जब ये टूटता है तो इनका जो न्यूक्लियस का जो एटॉमिक मास है वो कुछ रेज के रूप में निकलता है, कुछ विकिरणों के रूप में निकलता है। और बच्चा, इनका इतना ज्यादा एटॉमिक मास होता है कि इनका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने की वजह से इनसे कुछ रेज निकलती हैं, और इन्हीं रेज ने इनकी ये कैमरे की फिल्म खराब की थी, फिल्म खराब की थी। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या होते हैं ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, क्या होता है अनस्टेबल न्यूक्लियस, थोड़ी सी बातें करते हैं डिटेल में एकदम। बच्चा बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी मैं चीजें, एक एक चीज समझ लेना। क्या, देखो पीरियोडिक टेबल में ऐसा माना गया है, बहुत ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना, एटॉमिक नंबर, अब मैं एटॉमिक नंबर नहीं बताऊंगी क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक है, या परमाणु संख्या क्या होता है। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर कितना, 83 के बाद, 83 के बाद जो एलिमेंट्स है ना वो मोस्ट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब मैम हमने इनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों बोला, हमने इनको रेडियो धर्मी तत्व क्यों बोला है, इस बात को ध्यान से सुनो। मैंने कहा अनस्टेबल न्यूक्लियस, आप जानते हो कोई भी इस तरीके से एटम है, एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका नाभिक है। और नाभिक में क्या रहते हैं बच्चा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, N/P न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, ये बात तो सब जानते हो, इतनी केमिस्ट्री तो मैंने आपको पढ़ा दी है। इसी को हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो ऐसा माना गया है कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 83 के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं ना उनका ये न्यूक्लियस अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, अस्थाई है। और आप जानते हो प्रकृति का एक नियम है, कोई भी एलिमेंट अनस्टेबल नहीं होना चाहता, वो अनस्टेबल नहीं होना चाहता, वो स्टेबल होना चाहता है। जैसे आप भी देख लो, स्टेबल होने के लिए ही यहां पर पढ़ाई कर रहे हो इतनी ज्यादा, राइट। तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियस वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको ही हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, जो 83 नंबर के बाद से आते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब मैम अनस्टेबल न्यूक्लियस का मतलब क्या है, आप जानते हो कि न्यूक्लियस N+P को ही तो हम एटॉमिक मास कहते हैं। यानी कि बच्चा यहां पर हम बात करते हैं कि मैम अनस्टेबल क्यों बोला, क्योंकि इनका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा होता है। इनका एटॉमिक मास का मतलब द्रव्यमान संख्या ज्यादा होती है, और ये जो एलिमेंट्स है ना इनका जो एटॉमिक मास होता है ये ज्यादा होने की वजह से ही इनका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, अस्थाई है। इनका एटॉमिक मास ज्यादा है, N/P का रेशो ज्यादा है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो गए हैं। इनका परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान संख्या ज्यादा है, और ज्यादा होने की वजह से इनका ये न्यूक्लियस जो है ये अनस्टेबल है, ये अस्थाई है। अब ये स्टेबल होने के लिए इनका न्यूक्लियस अपने आप टूटता रहता है, स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होता रहता है। और स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है अपने आप टूटता रहता है, और कुछ इनका एटॉमिक मास जो है ना वो रेज के रूप में एमिट हो जाता है,
और अब क्या होगा, जब ऐसा कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस एलिमेंट है जिसमें से बहुत सारी इस तरीके से रेज निकल गई, यानी कि एटॉमिक मास जो है वो एनर्जी के रूप में बाहर निकल गया। अब कुछ दिनों के बाद जब इसका एटॉमिक मास कम हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि रेज के रूप में बाहर निकल गया, एनर्जी के रूप में एमिट हो गया, तो अब जो एलिमेंट बनेगा वो स्टेबल एलिमेंट बनेगा, यानी कि इसका न्यूक्लियस स्थायी होगा। इसी पूरी प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। क्या होता है, फिर से लास्टली सुन लो, फिर मैं लिखवाती हूं होता क्या है रेडियो एक्टिविटी। मैम, आवर्त सारणी में 83 नंबर परमाणु क्रमांक के बाद के तत्वों को हम रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास ज्यादा होता है, और एटॉमिक मास ज्यादा होने के कारण इनका न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल रहता है, अस्थायी रहता है। और न्यूक्लियस अनस्टेबल होने की वजह से इनका जो एटॉमिक मास है वो कुछ एटॉमिक मास रेज के रूप में, विकिरणों के रूप में बाहर निकलता रहता है, एमिट होता रहता है। और अब क्या होगा, अब जब इनकी एनर्जी या इनका रेडिएशंस के रूप में ये बाहर निकल गया एटॉमिक मास, तो अब जो बनेगा यहां पे एलिमेंट कुछ दिनों के बाद वो स्टेबल एलिमेंट होगा। यानी कि प्रकृति में ये एलिमेंट अपने आप टूट रहे हैं, अपने आप डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, और क्या निकाल रहे हैं, रेडिएशंस निकाल रहे हैं, विकिरणें निकाल रहे हैं। इन्हीं एलिमेंट्स को आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और यही यूरानियम रखा हुआ था हेनरी बैक्यूरेल की अलमारी में, जिसकी वजह से उनकी फिल्म खराब हो गई थी, क्योंकि यहां से ये जो रेडिएशंस निकली थी ना, ये विकिरणें निकली थी ना, इन्होंने ही उस फिल्म को खराब कर दिया था। और यहीं से पूरा रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस आया, पूरा का पूरा रेडियो एक्टिविटी के बारे में यहां पर पता लगा। चलो बात करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी, नई क्लास एकदम सही चल रहा है, यहां से रेडियो एक्टिविटी होता क्या है। तो बच्चा आप लिखेंगे इस रेडियो एक्टिविटी की पहले डेफिनेशन लिखेंगे, ड्यू टू अनस्टेबल न्यूक्लियस। लिखिए क्या होता है रेडियो एक्टिविटी, ड्यू टू unstable nucleus spontaneous disintegration या spontaneous emission लिख लो, emission of रेज, कौन कौन सी, अल्फा, कोमा बीटा, कोमा गामा। रेज इज नॉन एज रेडियो एक्टिविटी। हिंदी मीडियम में क्या लिखोगे, अस्थायी न्यूक्लियस के कारण, हिंदी में लिखो अस्थायी नाभिक के कारण, तत्वों से अल्फा, बीटा, गामा विकिरणों का उत्सर्जन होना रेडियो धर्मिता कहलाता है, या रेडियो सक्रियता कहलाता है, रेडियो धर्मिता कहलाता है। कैसे बनाओगे इसका इमेज इस तरीके से बनाना बच्चा, कि इस तरीके से कोई भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये जो न्यूक्लियस है ना, ये क्या है, ये अनस्टेबल है। और क्यों है अनस्टेबल, क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज्यादा है। तो अब क्या होगा, इससे इस तरीके से रेज निकलेंगी, और कौन कौन सी रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। और जब बहुत सारा इसका एटॉमिक मास रेज के रूप में निकल जाएगा, तो कुछ दिनों के बाद यहां पे जो एलिमेंट बनेगा ये स्टेबल एलिमेंट बनेगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल होगा, स्थायी होगा। इसी प्रोसेस को आप रेडियो एक्टिविटी कहते हो। और जिन जिन एलिमेंट्स में ये होता है
उन सबको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, इसका एटॉमिक मास ज्यादा है, इसका परमाणु भार ज्यादा है। तो कुछ एटॉमिक मास ये रेडिएशंस के रूप में बाहर खर्च कर देता है। ये क्या है? ये एनर्जी वाली रेडिएशंस है। ये बहुत सारा एटॉमिक मास बाहर निकाल गई। अब जो यहाँ पे एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक मास कम होगा। कम होगा तो बच्चा ये क्या होगा? ये स्टेबल न्यूक्लियस होगा, स्थायी नाभिक होगा। तो इसी प्रोसेस को, ये जो अल्फा बीटा गामा रेज निकल रही हैं, ये इनको कोई तोड़ता नहीं, इनके न्यूक्लियस को स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होता रहता है, अपने आप टूटता रहता है इनका न्यूक्लियस। इसलिए मैंने लिखा है इनका न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियस एमिशन करता है, एमिट करता है किसको? रेज को, विकिरणों को। तो इसी प्रोसेस को आप रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता कहते हो। अब बात ये आती है कि ये जो रेडियो धर्मिता प्रोसेस है, इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम में क्या क्या आता है। तो जरा कुछ पॉइंट लिख दीजिए बच्चा। क्या? सबसे पहला पॉइंट लिखना कि रेडियो एक्टिविटी की जो प्रोसेस है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी किसने की थी? खोज किसने की थी? अगर खोज पूछे तो एच बैक्यूरल लिखोगे आप, ठीक है? हेनरी बैक्यूरल जी ने इसकी खोज की थी। लेकिन बच्चों अगर आपसे पूछ ले कि ये जो रेडियो एक्टिविटी टर्म है ना, ये जो शब्द है, ये किसने दिया? ये टर्म, रेडियो एक्टिविटी टर्म, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया था मैडम क्यूरी के द्वारा। देखो बच्चों, मैडम क्यूरी और बैक्यूरल दोनों साथ में काम कर रहे थे इस प्रोसेस में। अब बैक्यूरल जी ने डिस्कवरी कर दी और मैडम क्यूरी ने कहा कि भैया डिस्कवरी में जब तुम्हारा नाम चला गया तो मुझे भी तो लोग याद करें, है ना, मुझे भी तो लोग याद रखें। तो इन्होंने कहा कि चलो मेरा नाम तुम टर्म, शब्द देने में दे दो। तो अगर आपसे पूछे इस प्रोसेस की डिस्कवरी किसने की, रेडियो एक्टिविटी की, तब आप हेनरी बैक्यूरल करके आओगे। लेकिन ये टर्म रेडियो एक्टिविटी किसने दिया था? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी 3 चीजों से फेमस है, बता सकते हो क्या क्या? चलो लिख लो, मैडम क्यूरी से 3 क्वेश्चन बहुत फेमस है। सबसे पहला क्वेश्चन मैडम क्यूरी से आता है कि रेडियो एक्टिविटी टर्म किसने दिया था? रेडियो एक्टिविटी टर्म, शब्द किसने दिया था? तो मैडम क्यूरी आंसर होगा। रेडियो धर्मिता शब्द किसके द्वारा दिया गया था? मैडम क्यूरी के द्वारा। दूसरा, क्यूरी टेम्परेचर आपने सुना होगा। कितने लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है क्यूरी टेम्परेचर? हिंदी में क्यूरी तापमान कहा जाता है। वो निश्चित तापमान जिसके बाद कोई भी मेटल अपना मेटेलिक बिहेवियर खो देती है। वो निश्चित तापमान जिसके बाद कोई भी धातु अपना धात्विक गुण खो देती है, उसी को क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, या फिजिक्स में पढ़ लोगे, ठीक है? तीसरा, मैडम क्यूरी बहुत फेमस है बच्चा 2 एलिमेंट की खोज करने के लिए। और किस किस की? मैडम क्यूरी ने डिस्कवरी की थी रेडियम। ये जो रेडियम आता है ना घड़ी में, जूतों में आपके, इस रेडियम की और पोलोनियम की, इन दोनों की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। ये तीनों अगर आपसे क्वेश्चन बन जाएं, तीनों का आंसर एक ही होगा, मैडम क्यूरी। इनके हस्बैंड का नाम था सर पायरे। खैर वो छोड़ो, आपको इतना नहीं जानना। तो अगर पूछे रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? बैक्यूरल ने। टर्म किसने दिया? तो आप क्या बताओगे? मैडम क्यूरी ने। अब पूछ ली रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, इसकी इकाई क्या होती है? तो इसकी 3 यूनिट होती है बच्चा। एक तो बैक्यूरल जी के नाम पे, तो पहला यूनिट क्या हो जाएगा इसका? पहला है बैक्यूरल। दूसरा क्या है? क्यूरी, क्योंकि क्यूरी आप जानते ही हैं, क्यूरी ने नाम दिया। और तीसरा जो है वो यहाँ पे रदरफोर्ड। ये तीनों ही इकाइयां हैं। कभी एग्जाम में पूछ ले कि रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है, तो सिर्फ एक मत करके आ जाना, ऑल 3 वाला ऑप्शन ढूंढना। ये तीनों ही यूनिट मानी गई हैं, बैक्यूरल, क्यूरी, रदरफोर्ड। अब आप कहोगे मैम चलो बैक्यूरल जी और क्यूरी का तो समझ में आ गया, रदरफोर्ड जी का नाम यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि रदरफोर्ड जी ने इस एमिशन के बारे में बताया था। आगे पढ़ाऊंगी आपको अल्फा बीटा डिके के बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि रदरफोर्ड जी यहाँ पे क्यों नाम दिया। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि एसआई यूनिट क्या है, तो बैक्यूरल को हम एसआई यूनिट मानते हैं। एसआई इकाई क्या है, तो तब आपका सिर्फ आंसर होगा बैक्यूरल। वैसे यूनिट पूछेगा तो तीनों ही यूनिट हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे कि एसआई यूनिट क्या है, तब आप बैक्यूरल करके आओगे। पॉइंट नंबर 4 लिखो बच्चा, ये कितना इसका न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हुआ है,
कितनी अल्फा बीटा गामा रेज निकली हैं, इसको मेजर किया जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज करते हैं रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं, आप पूरा लिख दो कि इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज। तो यहां पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको जीएमसी कहा जाता है। गीगर मूलर काउंटर लिख दीजिए, गीगर मूलर काउंटर। ये इंस्ट्रूमेंट बताता है कितना अल्फा रेज निकला है, कितना गामा रेज निकला है, या कितना बीटा रेज निकला है। जीएमसी कैसा होता है, आपको एक फोटो दिखाती हूं बच्चा। ऐसा होता है जीएमसी काउंटर। इस तरीके का कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, ये रहा, ये रहा, इसको बोलते हैं जीएमसी इंस्ट्रूमेंट। दिख रहा है आपको, ये इंस्ट्रूमेंट कहलाता है आपका, ये काउंट पर सेकंड यहां लिखा हुआ ना कि कौन सा एलिमेंट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसमें से कितनी अल्फा, कितनी बीटा, कितनी गामा रेज का एमिशन हुआ है। लेकिन मैं यहां पे एक बात और बता दूं, ये जीएमसी परफेक्ट बता पाता है सिर्फ अल्फा और बीटा के एमिशन को, ये सिर्फ अल्फा बीटा एमिशन को बता पाता है। तो मैम फिर गामा रेज के एमिशन को कौन बताता है, सेंटिलेशन काउंटर। तो ये चीज भी लिख लो, यहां पे ना दो इंस्ट्रूमेंट की बात आती है। सेंटिलेशन काउंटर जो होता है वो किसको बताता है, वो गामा रेज का कितना एमिशन हुआ है, कि भाई किसी भी एलिमेंट से गामा रेज कितनी निकली है, ये सेंटिलेशन काउंटर बताएगा। जबकि बच्चा आप बताओगे अल्फा और बीटा के एमिशन को जीएमसी बताता है। हालांकि जब एग्जाम में आता है तो सिर्फ यही इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन में रहता है, यही इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन में रहता है। सुष्मिता कह रही रदरफोर्ड ने क्या किया है, रदरफोर्ड जी ने ये किया है भाई, ये बताया है यहाँ पे, ये वाला प्रोसेस अभी बताएंगे आगे, सुष्मिता समझ में आएगा। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, डिस्कवरी आए तो ये, शब्द दिया तो ये, यूनिट पूछे तो तीनों। किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, गीगर मूलर काउंटर। हिंदी में सेम नाम है बच्चा, गीगर मूलर काउंटर यंत्र बोलेंगे इसको। गीगर मूलर काउंटर अल्फा बीटा विकिरणों के उत्सर्जन को बताता है, जबकि सिंटिलेशन काउंटर, हिंदी में सेम सिंटिलेशन काउंटर ही बोलेंगे, गामा रेज के बारे में बताता है। अब बात ये आती है कि मैम कितने एलिमेंट्स हैं जिनको आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हो। एग्जाम्पल कौन कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के, तो लिखो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ना 4 क्वेश्चन डालेगा और पूछेगा बताओ इनमें से कौन कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या नहीं है। तो लिखो रेडियो धर्मी तत्व कौन कौन से होते हैं, कमेंट करके जरा बता दीजिए। आप लोग भी तो जानते हो रेडियो धर्मी तत्वों के बारे में। इंडिया में कौन सा मिलता है ज्यादा, कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में होता है, हाँ जी बता दीजिए कुछ आप भी। चलो लिखें कौन कौन से एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। मैंने बताया है पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट्स कितने एटॉमिक नंबर के बाद आएंगे, 83 एटॉमिक नंबर के बाद वाले। ये पॉइंट याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि कितने परमाणु क्रमांक के बाद ही पीरियोडिक टेबल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को रखा गया, 83 के बाद। चलो सबसे पहला यूरेनियम, बहुत फेमस है जानते ही हो। पहला लिख दो यूरेनियम, दूसरा लिख दो थोरियम, थोरियम, तीसरा लिख दो प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, फोर्थ क्या लिखोगे पोलोनियम, पोलोनियम, पोलोनियम। उसके बाद क्या लिखोगे नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखोगे बच्चा, इसके बाद आप पोलोनियम लिख लिया, प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, फ्रांसियम, फ्रांसियम, रेडियम, रेडियम, टेक्नीशियम, टेक्नेशियम। नेक्स्ट उसके बाद आप लिखोगे बच्चा प्रोमेथियम, प्रोमेथियम, ऑग्नेसन, ऑग्नेसन, रेडोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये लो इतने लगा दो, ठीक है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, पोलोनियम, रेडियम, ऑग्नेसन, टेक्नीशियम, फ्रांसियम, प्रोमेथियम, है ना, इतने ही है ना। चलो ये आप याद रखेंगे।
ओके बच्चों, अब यहां से प्रोमोथियम हो गया ना। हाँ, सबसे ज्यादा फेमस कौन कौन से हैं जो हम सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। अब मैम ये क्यों फेमस है? क्योंकि आपको पता होगा जो हिरोशिमा नागासाकी पर जापान में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे वो प्लूटोनियम और यूरेनियम के आइसोटोप के ही बने हुए थे, इसलिए थोड़े से ये फेमस है। इंडिया के पास थोरियम ज्यादा है, इसलिए भैया हमें याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और रेडियम, आजकल घड़ी में रेडियम, मेरे पास भी एक घड़ी है, रात में अंधेरा हो जाता है तो अगर वो बाहर रखिए तो उसमें वो सुई होती है ना घड़ी की, वो चमकती रहती है, ठीक है। ये आजकल डेली लाइफ में बहुत काम में लेने लग गए हैं, इसलिए ये 3-4 बड़े फेमस हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब इनके बारे में कुछ कुछ पॉइंट लिखना, ठीक है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ रखे जाते हैं? चूंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अपने आप टूटेंगे, अपने आप अल्फा बीटा गामा रेज निकल रही होंगी इनसे, तो भाई गामा रेज तो हानिकारक होती हैं हमारे बॉडी के लिए भी, तो आप इनको रखते कहाँ हो? तो लिखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किस में रखे जाते हैं? लेड के, कोई भी पात्र है जो लेड से बना हुआ है तो लिखो रेडियो धर्मी तत्व, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स kept in lead chamber, रेडियो एक्टिव तत्व सीसा धातु से बने हुए चैम्बर में या सीसा के पात्र में रखे जाते हैं। लेड, ये सारे एलिमेंट्स ऐसे नहीं रखे जाते हैं, कोई भी लेड का चैम्बर बनाया जाएगा और फिर उसके बाद उसमें रखे जाते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो इंसान के द्वारा बनाया गया है, जो आर्टिफिशियल सिंथेसाइज किया गया है, जो लैब में बनाया गया है? तो ये जो टेक्नीशियम है ना, दूसरा पॉइंट लिख दो कि जो टेक्नीशियम है ना बच्चा, ये क्या है? ये मैन मेड है। लिखो फर्स्ट मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये पहला रेडियो धर्मी तत्व है जो इंसान द्वारा बनाया गया है। ये आप क्या लिखोगे? ये आर्टिफिशियल तरीके से सिंथेसाइज किया गया है, तो ये आर्टिफिशियल है, नेचर ने नहीं दिया है, ये बनाया है कहां पर? लैब में बनाया है, तो ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बच्चा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चा पूरा पॉइंट लिख लेना कि पहला कृत्रिम रेडियो धर्मी तत्व जो लैब में या प्रयोगशाला में बना के तैयार किया गया था वो इनमें से कौन सा है बच्चा? वो टेक्नीशियम है, हिंदी में टेक्नीशियम ही लिखा जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, इनमें से नेचुरली हैवीएस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है? तो मैंने हालांकि आपको ये पढ़ाया है, फिर भी लिख लो यूरेनियम। लिखो यूरेनियम इज द नेचुरल हैवीएस्ट, नेचर से मिलता है ये, ठीक है। इसके और है, अर्थ क्रस्ट में क्या है? इसके और है, अयस्क है। यूरेनियम इज नेचुरली हैवीएस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हैवीएस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यूरेनियम प्राकृतिक सबसे भारी रेडियो सक्रिय तत्व है, प्रकृति से मिलता है बच्चा, प्राकृतिक सबसे भारी, हैवीएस्ट लिख दो, सबसे भारी रेडियो एक्टिव तत्व है, सबसे भारी। याद करो मैंने पढ़ाया था यूरेनियम को हम कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसका अयस्क कौन सा था? कमेंट करके बताओ जरा। पिच ब्लेंड पढ़ाया था ना मैंने, इसका फॉर्मूला आप लोग बताओगे, पढ़ा चुकी हूं मैं पिच ब्लेंड का फॉर्मूला। पिच ब्लेंड से हमें यूरेनियम मिलता है। मैंने पढ़ाया था यूरेनियम का जो पाउडर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम येलो केक कहते हैं, इसको हम येलो केक कहेंगे, इसको हम पीला केक कहेंगे। ये बात भी आपको पढ़ा चुकी हूँ ये चीज। पिच ब्लेंड का फॉर्मूला बताना जरा। हाँ जी बच्चों, पिच ब्लेंड का फॉर्मूला बताओ जरा, मैं आप पढ़ा चुकी हूँ आपको। इंडिया में मैंने पढ़ाया था राहुल, बच्चा थोड़ा पेशेंस रखा करो। मैंने पढ़ाया था इंडिया में जो थोरियम है वो ज्यादा मिलता है, और कहां से?
मोनाजाइट रेत से। ये सब पढ़ा चुकी हूं मैं आपको। चलो लिख लो, ये भी लिख लो। हमारे पास यूरेनियम के भंडार नहीं है, हमारे पास इंडिया में ज्यादा है थोरियम। इनमें से भारत देश के पास थोरियम TH, जिसका एटॉमिक नंबर 90 होता है, थोरियम ज्यादा होता है। और थोरियम का जो ओर है, जो अयस्क है, जहां से हम थोरियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो मोनाजाइट है। और मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था यहां से, क्या बताया था बच्चा? मैंने कहा था केरला के जो बंदरगाह है और जो तट है, उस पर क्या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो रहा है। ये बात पढ़ाई थी ना, और वो किसकी वजह से? वो थोरियम की वजह से। अरे ये बात पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? मैंने कहा था केरला के जो तट हैं या बंदरगाह हैं, उनके आसपास की जो सोइल या मिट्टी है, वहां से कैसा पॉल्यूशन हो रहा है? वहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का पॉल्यूशन हो रहा है, रेडियो धर्मी पॉल्यूशन हो रहा है। और जिसका कारण क्या माना गया है? जिसका कारण उस मिट्टी में थोरियम की प्रेजेंस को माना गया है। थोरियम की वजह से हो रहा है बच्चा, थोरियम की वजह से। ये बात मैंने पढ़ाया था। ओके, चलो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट, अगर मैं आपको बताऊं कि इनमें से जो मैंने पढ़ा है ना, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, रेडोन, फ्रांसियम, प्रोमेथियम, टेक्नीशियम, रेडोन, इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में भी प्रेजेंस अपनी शो कर सकता है? तो फ्रांसियम जो है ना, FR, फ्रांसियम लिख लीजिए। फ्रांसियम जिसका सिंबल FR होता है, F ऐसे, फ्रांसियम ये इकलौता ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में भी अपनी प्रेजेंस शो कर सकता है। ये तरल अवस्था में भी मिल सकता है। अब जो नेक्स्ट में क्वेश्चन बोलने वाली हूं ना, ये वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे फेमस क्वेश्चन है। वैसे मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। अरे याद करो, मैम ने क्या पढ़ाया था? मैम ने पढ़ाया था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहला 1H1 जिसको प्रोटियम कहते हैं, दूसरा 1H2 जिसको ड्यूटेरियम कहते हैं, तीसरा 1H3 जिसको ट्रीटियम कहते हैं। और मैंने कहा था एग्जाम में बहुत बार आता है कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव आइसोटोप है? तो तीसरा। तो लिख लो जरा, 1H3, इसको क्या नाम दिया था हमने? ट्रीटियम, ट्रीटियम। और यही जो ट्रीटियम है ना, ये क्या है? ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ये क्या है? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। और ये इकलौता ऐसा होता है जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। और ये कैसा है? ये बच्चा आप बताओगे, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो धर्मी है। हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक जिसको हम ट्रीटियम कहते हैं, वो क्या होता है बच्चा? वो रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। एक और याद करो नोबल गैस की क्लासेस, वहां मैंने पढ़ाया था रेडोन। रेडोन क्या है? रेडोन जिसका सिंबल RN होता है, ये क्या है? ये एक नोबल गैस होती है मैम। और मैम आपने पढ़ाया था रेडोन जो होती है वो कैसी? ये भी नेचर में रेडियो एक्टिव होती है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बताओ। ये सारे क्वेश्चन हैं वन लाइनर की फॉर्म में, ये सारे क्वेश्चन है। आज कमेंट कम क्यों आ रहे हैं बच्चों के? ठीक है, देखो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, रेडियो एक्टिविटी होता क्या है। ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है और वो स्टेबल होने के लिए अपने न्यूक्लियस का जो मास है, अपने न्यूक्लियस का जो एटॉमिक मास है, उसको अल्फा बीटा गामा रेज के रूप में बाहर निकालता है। और फिर वो एलिमेंट एक टाइम के बाद स्टेबल हो जाता है, स्थायी हो जाता है। तो ऐसे ही एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और ये जो पूरा प्रोसेस है होने का, इसको रेडियो धर्मिता की प्रोसेस कहा जाता है। फिर ये कहां पे? पीरियोडिक टेबल में 83 एटॉमिक नंबर के बाद इनको रखा गया है, उससे पहले कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं हो सकता। खोज किसने की? नाम किसने दिया? यूनिट क्या है? कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से इसे मेजर कर सकते हैं? फिर मैंने पढ़ाया कौन कौन से एलिमेंट है जिनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहोगे, और कुछ पॉइंट्स कि इन एलिमेंट्स को कहां पे सीसा धातु के चैम्बर में रखा जाता है। पहला आर्टिफिशियल जो एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है नेचर में, वो टेक्नीशियम है। यूरेनियम नेचर से मिलता है और ये हैवीएस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है
और जहां से मिलता है इसके और को हम पिच ब्लेंड कह देते हैं, जिसका फॉर्मूला UO2 होता है, मैं पढ़ा चुकी हूँ। इंडिया के पास थोरियम ज्यादा है और ऐसा माना गया है केरला वगैरह के तटों पर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है, वहां के लोगों की स्किन वगैरह खराब सी होती है, और वो किसकी वजह से? वो थोरियम की वजह से। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप में तीसरा जो आइसोटोप होता है वो क्या होता है बच्चा? वो होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो इतनी बात आपको पता लग गई, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होता है। अब जरा एक टेबल बनाइए मेरे साथ। मैंने कहा कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उससे 3 तरीके के पार्टिकल एमिट होते हैं, है ना? 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स या 3 टाइप्स की रेडिएशंस निकलती है, 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल एमिट होते हैं। 3 प्रकार के कण का एमिशन होता है, यानी कि उत्सर्जित होती है। कौन कौन सी बच्चा? कौन कौन सी? मैम पहली आती है अल्फा पार्टिकल। अच्छा, कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या क्लास चलने में या किसी तरीके की? क्योंकि आज कमेंट्स बहुत देरी से आ रहे हैं। दूसरा बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। तीसरा गामा, तीसरा गामा। ठीक है, अब इन तीनों से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं जरा वो देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इनकी स्पीड के बारे में। पूछता है कि इन तीनों पार्टिकल्स में स्पीड, चाल ज्यादा किसकी होती है? तो याद रखिएगा स्पीड सबसे ज्यादा गामा रेज की होती है। तो लिख दो पहले सबसे ज्यादा गामा रेज की, देन किसकी होती है बच्चा? बीटा की, और सबसे कम स्पीड तो होती है अल्फा पार्टिकल की। नेक्स्ट आता है पीपी से क्वेश्चन। पीपी का मतलब होता है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है भेदन क्षमता। पेनिट्रेशन पावर का मतलब है भेदन क्षमता। किस स्पीड से कितने मोटी शीट को कौन सा पार्टिकल पेनिट्रेट कर सकता है, उसको हम पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता कहते हैं। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है? गामा रेज की। सबसे ज्यादा लिखोगे गामा की, सबसे ज्यादा। अच्छा ऐसे लिख रहे हैं ना हम, तो पहले ऐसे लिखो, गामा रेज की सबसे ज्यादा, फिर बीटा रेज की, और सबसे कम अल्फा रेज की। अल्फा रेज तो एल्यूमिनियम के फॉइल को ही भेद पाए, वही बहुत बड़ी बात है। ये हो गया तीसरा इनके बारे में बात। चलो पहला, अच्छा ये कर दो ना, नंबरिंग दे दो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आयोनाइजेशन पावर, ठीक है, IE, आयोनाइजेशन पावर, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी लिख लो, आप कैसे लिख रहे हो वैसे, ठीक है। हिंदी में क्या लिखते हैं हम? आयनन विभव। आयनन विभव क्या होता है बच्चा? फिजिक्स में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में मैंने भी आपको पढ़ा दिया है। क्या होता है? किसी भी एलिमेंट की आउटर शेल में जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जितना एनर्जी आप देते हो बाहर से, उसी को IE, उसी को आयोनाइजेशनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है बच्चा, बस समझ में आ गई। खैर ये क्या होता है वो सब तो पढ़ लोगे आगे। आयोनाइजेशन पावर यहां पर इस पेनिट्रेशन पावर का उल्टा होता है। तो इस बार आयोनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा अल्फा की होगी, देन बीटा की होगी, और देन किसकी होगी? गामा की होगी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा अगर यहां से क्वेश्चन आ जाता है तो अल्फा की आयोनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, जबकि गामा की स्पीड, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। हो गया। फोर्थ नंबर पर अब इनके चार्ज की बात करेंगे और मास की बात करेंगे, ठीक है। अल्फा बीटा गामा के चार्ज की बात करेंगे। ये पार्टिकल्स होते क्या हैं, जरा ध्यान से सुनना। 4 नंबर पे ये पार्टिकल्स, ये कण होते क्या हैं? ये कण होते क्या हैं? हम बोलते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, जो अल्फा कण है वो क्या है, उसकी कंपैरिजन वो क्या है? वो एक हीलियम बेस्ड न्यूक्लियस है, और इसको हम डिनोट करते हैं 2He4 से। 2He4 यानी कि अल्फा पार्टिकल जो है उसको हम किससे कंपेयर करते हैं? He का मतलब होता है हीलियम। हीलियम, तो आप जरा देखो कि इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, परमाणु क्रमांक 2 होता है, और परमाणु भार इसका 4 होता है। ये बात आप सब जानते हो, ठीक है।
अल्फा की हम तुलना करते हैं हीलियम के नाभिक से, और हीलियम को ऐसे लिखते हैं तो अल्फा भी ऐसे ही होगा। जो बीटा पार्टिकल होता है, कौन सा बीटा कण होता है, उसकी हम तुलना करते हैं इलेक्ट्रॉन। बीटा तो इलेक्ट्रॉन लाइक सब्सटेंस होता है, तो आवेश इस पे नेगेटिव हो गया। अच्छा, इस पे चार्ज कैसा है अल्फा पे, अब ये भी लिखवाऊं क्या? हाँ, ये लिखना पड़ेगा क्या? इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? नेगेटिव, तो इस पे नेगेटिव चार्ज है। जबकि बच्चों जो गामा रेज होती हैं, गामा कण होते हैं, उस पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो उसका तो कोई आवेश होता ही नहीं है, तो इसका चार्ज क्या होगा? 0। नो चार्ज नो मास लिख दो, नो चार्ज नो मास लिख दीजिए बच्चा। चार्ज भी 0, मास भी 0। किसका? गामा रेज का। गामा रेज का द्रव्यमान भी 0 होता है और चार्ज यानी आवेश भी 0 होता है। याद कर लोगे ये बात? मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ, कोई बात नहीं। अल्फा कणों की, ये अल्फा बीटा और गामा कण किससे निकलते हैं? किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलते हैं, इसलिए हमें यहाँ पढ़ने पड़ रहे हैं। अब बच्चा अल्फा कण निकलेगा, इसकी तुलना हम किससे करते हैं? हीलियम के नाभिक से। तो हीलियम का नाभिक का मतलब इसका एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4 हो गया। चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है, +2 चार्ज है। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट आप याद करोगे बीटा कण की तुलना हम इलेक्ट्रॉन से करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा? नेगेटिव। गामा रेज तो हाईली पेनिट्रेशन पावर वाली रेडिएशंस होती हैं, उनका चार्ज भी 0, मास भी 0, आवेश और द्रव्यमान इनका 0 0 होता है। ये तीनों चारों पॉइंट एग्जाम में आते हैं और आपको याद भी रखने हैं, ऐसे के ऐसे आते हैं और आपको याद भी रखने हैं। हाँ जी, पोलोनियम भी आर्टिफिशियल है। मैंने कब बोला पहले पोलोनियम नेचुरल है? मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा कि पोलोनियम नेचुरल है। हो गया, समझ में आ गई? किसकी पेनिट्रेशन पावर, किसकी स्पीड, किसकी आयोनाइजेशन पावर, किसका पार्टिकल की किससे तुलना करते हैं। चलो, अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया तो अगली 10 मिनट की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगली 10 मिनट की क्लास आप बहुत अच्छे से समझ लोगे। अब हेडिंग दीजिए, डिके ऑफ अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स। क्या है इसका मतलब? डिके का मतलब क्या है? अगर कोई सब्सटेंस है रेडियो एक्टिव, उसमें से एक अल्फा कण निकल गया तो क्या होगा, एक बीटा निकल गया तो क्या होगा, एक गामा निकल गया तो क्या होगा। भाई आपने इस तरीके से कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख रखा है, अब इसमें से क्या रेज तो निकलेंगे ही निकलेंगे, ये पार्टिकल्स तो निकलेंगे निकलेंगे। कौन कौन से? अल्फा बीटा गामा, निकलना ही निकलना है, आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो स्पॉन्टिनियसली डिसइंटीग्रेट होता रहेगा, अपने आप टूटता रहेगा टूटता रहेगा टूटता रहेगा, और इससे अल्फा बीटा रेज निकलती रहेंगी। आपको मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। अब ये है कि अगर एक अल्फा कण निकला तो क्या होगा, बीटा निकला तो क्या होगा, गामा निकला तो क्या होगा, वो हमें पढ़ना है। तो मान लो कि इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल निकला, कौन सा? एक अल्फा कण निकला, तो क्या होगा? मैं बहुत आसान करके समझा रही हूं, वो समझना। एक्स नाम का कोई एलिमेंट है, एक्स नाम का कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, परमाणु क्रमांक का सिंबल Z होता है, सब जानते हैं, जिसका एटॉमिक मास A है, परमाणु भार का सिंबल A होता है, पाँव में एटॉमिक नंबर लिखते हैं, सर पे एटॉमिक मास लिखते हैं। अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए था, केमिस्ट्री की 20-22 जितनी भी क्लास हो गई है, आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए थी। अब ये जो एक्स नाम का एलिमेंट है, ये है क्या? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, टूटेगा भैया। अब हमने कहा टूटा, तो टूटने से इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला, हम यही तो देख रहे हैं। तो एक अल्फा पार्टिकल की तुलना हमने किससे की थी? 2He4 से की थी, हीलियम से की थी। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है, हीलियम का Z2 होता है, A 4 होता है। अब ये इतना निकल गया, तो यहां पर जो एलिमेंट बचा, उस एलिमेंट के पास क्या होगा? उस एलिमेंट की एटॉमिक नंबर में से 2 इकाइयां घट जाएंगी, तो Z में से क्या हो जाएगा? 2 यूनिट कम हो जाएंगी, और इस 4 में से कितनी आप बताओगे बच्चा? जो A है, A में से 4 निकल जाएंगी, ऐसे। यही है ना?
एक बार फिर से सुन लो। मैंने कहा अल्फा पार्टिकल निकला तो अल्फा पार्टिकल अपने साथ 2 परमाणु क्रमांक की इकाइयां ले गया, 4 परमाणु भार की इकाइयां ले गया। तो Z Z नहीं रहा ना, अब Z Z-2 हो गया। A नहीं रहा ना, A में से 4 इकाई घट गई तो A-4 हो गया। तो आप ये बताओ कि कभी भी अगर किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल का एमिशन हुआ, किसका? अल्फा पार्टिकल एमिशन हुआ, यानी कि अल्फा पार्टिकल बाहर निकला, तो क्या होगा? आप लोग बताओ, क्या लिखूं मैं? अल्फा कण बाहर गया तो क्या होगा? उस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर विल डिक्रीज्ड बाय 2 units and atomic mass will be decreased by 4 units। किसी भी रेडियोधर्मी तत्व से जब एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है, एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है, तो क्या होता है बच्चा? क्या लिखोगे? जब अल्फा कण उत्सर्जन हुआ या उत्सर्जित हुआ तो परमाणु क्रमांक कितनी इकाई से घटेगा? परमाणु क्रमांक 2 इकाई से घटेगा, 2 इकाई से घटेगा। और परमाणु भार कितने से घटेगा? 4 से। ये एग्जाम में आता है। और लिख दो, परमाणु भार 4 इकाई से घटेगा। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या एक ही होती है, मैं केमिस्ट्री में बार बार बता चुकी हूँ ये बात। ये 4 इकाई से घटेगा। ये लो, इसे बोलते हैं अल्फा डिके या अल्फा डिके ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। इसे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल डिके या डिके ऑफ अल्फा पार्टिकल। समझ में आ गया? अब बीटा का आप लोग बताओगे। अगर अल्फा का समझ में आ गया तो बीटा का निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर दोगे आप। लिखो, अगर बीटा पार्टिकल निकला तो क्या होगा बच्चा? हमने बीटा कण की तुलना किससे की? बताओ जरा। बीटा कण की तुलना हम इलेक्ट्रॉन से करते हैं। ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन को, ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो क्या होगा? एक्स नाम का एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास A है, इसमें से आपने एक बीटा पार्टिकल निकाल दिया तो बीटा पार्टिकल -E0। अब आप सब जानते हो, इतनी मैथ्स भी आती है और केमिस्ट्री में आपने एक बात ये भी समझी है कि इधर जितना एटॉमिक मास होगा उतना ही तो एटॉमिक मास इधर होगा। एटॉमिक मास वो बात अलग है कि रेज के रूप में निकल गया, बीटा पार्टिकल के रूप में निकल गया, लेकिन सम तो बराबर आएगा ना, जोड़ तो बराबर आएगा ना, एटॉमिक मास खत्म थोड़ी हो जाएगा। तो बच्चा यहां पर जो x नाम का एलिमेंट है उसका इस बार Z+1 हो जाएगा और A रहेगा। भाई इलेक्ट्रॉन का कोई एटॉमिक मास तो है ही नहीं ना, तो A ना बढ़ेगा ना घटेगा, रिमेन सेम। और यहां पर -1 है तो ये नीचे आके यहां पर आके +1 हो जाएगा। ओवरऑल आपको इसका एटॉमिक मास तो जितना इधर है उतना ही तो उधर दिखाना पड़ेगा, तो इस बार ये +1 आके हो जाएगा। तो अगर बीटा पार्टिकल का एमिशन हुआ, बीटा पार्टिकल एमिशन हुआ, यानी कि किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या निकला? बीटा का कण का उत्सर्जन हुआ, तो क्या होगा बच्चा? एटॉमिक नंबर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, ठीक है, आप पूरा लिख लेना। एटॉमिक नंबर विल increased by 1 unit, will increased by 1 unit, where atomic mass remains same, atomic mass will remain same। एटॉमिक मास पे तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा ना इस बार। लिख दो हिंदी में, जब किसी रेडियोधर्मी तत्व से कोई भी बीटा कण निकलता है तो उसका परमाणु क्रमांक 1 इकाई से बढ़ जाएगा। परमाणु क्रमांक 1 इकाई से बढ़ेगा, 1 इकाई से बढ़ेगा, जबकि परमाणु द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा, वो भी लिख लो। जबकि परमाणु भार वही रहेगा, यानी सेम रहेगा, रिमेन सेम।
ये बीटा पार्टिकल निकलेगा तब होगा। आप सोच रहे होंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम पढ़ाएंगे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अभी बताएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, बीटा निकलेगा तो क्या होगा, अब गामा निकलेगा तो क्या होगा, ये सारे बच्चे बताएंगे। अगर गामा पार्टिकल का एमिशन हुआ, गामा पार्टिकल पे थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया मैंने, चार्ज भी क्या है, आवेश भी 0 है गामा का, और आपको बताना है साथ में कि इसका मास यानी द्रव्यमान भी 0 है, द्रव्यमान भी 0 है। तो कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या भाई, कोई भी एक पार्टिकल है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और एटॉमिक मास A है, उसमें से चार्ज भी 0 गया, मास भी 0 किया, आवेश द्रव्यमान दोनों ही 0 गया, तो इस बार क्या होगा, इस बार एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रिमेन्स सेम। गामा पार्टिकल तो हाई एनर्जी वाली रेडिएशंस होती हैं, डायरेक्टली निकल जाती हैं, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिख दो, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परमाणु द्रव्यमान वही रहेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मैम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी सुनिए जरा, ये वाला है ना, यहां पे देखो एग्जामिनर कैसे देगा, या तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा, दूसरा देखो यहां पे वैल्यू दे देगा, यहां पे वैल्यू दे दिया 80, यहां पे वैल्यू दे दिया 20, और कहेगा इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया। अब क्या बनेगा, तो 80 माइनस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 76, 20 माइनस 2 करोगे तो यहां 18, तो ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। वैल्यू देके भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। ऐसे ही बीटा में दे दिया आपको कि यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, और अब बीटा निकल गया तो क्या होगा, 4 का 4 रहेगा और 2 में 1 जुड़ जाएगा, 3 रहेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन यहां पे गामा पार्टिकल के बारे में, तो गामा में तो सेम रहेगा, जो दिया हुआ वही सेम रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बच्चा। अब मैं आपको एक बात और बता दूं यहां पे कि जब ये अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं ना बच्चा, तब ये तो पता लग गया क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन बच्चों साथ में यहां पर एक पार्टिकल और रिलीज होता है यहां से, और जिसको बोलते हैं न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो। सुनिएगा जरा, जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो ये प्रोसेस तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में यहां पर एक और पार्टिकल्स का एमिशन होता है, वो कौन से, एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो यहां से निकलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो भी निकलते हैं। अब एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स होते क्या हैं, 2 होते हैं, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, है ना। देखो ऐसा पार्टिकल, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा पार्टिकल, ऐसा कण होता क्या है एंटी न्यूट्रिनो में, वो बता रही हूं। ऐसा कण जिसका चार्ज 0 हो, आवेश 0 हो, जिसका मास भी 0 हो, लेकिन जिस पार्टिकल का स्पिन 0 ना हो। स्पिन का मतलब होता है परिचक्रण, स्पिन हो कुछ उसका, उस पार्टिकल को एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल कहते हैं, उसको एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स कहते हैं हम, ऐसे लिखा जाता है उसको। क्या होते हैं एंटी न्यूट्रिनो, एक होता है न्यूट्रिनो, एक होता है एंटी न्यूट्रिनो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो मैंने कहा जब अल्फा और बीटा पार्टिकल का डिके होता है तो ये तो हो गई प्रोसेस, लेकिन साथ में वहां से एंटी न्यूट्रिनो भी रिलीज होते हैं। एंटी न्यूट्रिनो ऐसा कण होता है, ऐसा पार्टिकल होता है जिसका आवेश 0 हो, जिसका द्रव्यमान 0 हो, लेकिन उसका स्पिन 0 ना हो। स्पिन का मतलब होता है परिचक्रण, यानी कि ऐसा कोई कण जिसका आवेश भी 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जिसका द्रव्यमान मास भी 0 हो सकता है, लेकिन उसका परिचक्रण जो होता है, प्री ऐसे लिखा जाएगा, परिचक्रण 0 ना हो, उस पार्टिकल को हम एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो पार्टिकल कहते हैं। एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, डिफरेंस यही होता है। आगे बस समझ में,
तो आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि जब भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डिसइंटीग्रेशन होता है तो वहां से जो अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं तो उनके साथ साथ और क्या निकलता है, तो ये पार्टिकल्स भी निकलते हैं। तो ये हमने आज की क्लास में इतनी चीजें पढ़ ली। क्या क्या पढ़ा, रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, रेडियो एक्टिविटी का सिंबल क्या होता है, मैंने दिखाया था आपको, है ना। खोज किसने की, यूनिट क्या होती है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या है, फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं, क्या क्या नाम है, उनके बारे में याद रखना है। हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये याद रखना है। 3 टाइप के पार्टिकल्स निकलते हैं, इनके बारे में सारे पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं और फिर इनका डिके याद करना है कि अल्फा निकलेगा तो क्या होगा, बीटा निकलेगा तो क्या होगा, गामा निकलेगा तो क्या होगा। ये आपका रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस। अब हम कल पढ़ाएंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या क्या काम आते हैं, हम लोग इनको कैसे काम लेते हैं, और फिर पढ़ेंगे हम न्यूक्लियर रिएक्टर जहां पे 2 टाइप की रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन। कल नहीं तो परसों आधी क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गई मेरी बात? कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप का, आज तो मैंने प्रॉपर आपको नोट्स भी बनवा दिए है ना। हाँ जी, अब बच्चे कम आए, कमेंट्स कम आ रहे हैं, बच्चे तो मुझे बहुत दिख रहे हैं यहाँ पे 468 बच्चे लाइव दिख रहे हैं, लेकिन कमेंट सारे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं आज।